चलिए हम लोग शुरू करेंगे। आज एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हम कल ही बार बार कह रहे थे कि गवर्नर जनरल वायसराय से क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ब्रिटिश का एक नींव डाल दिया, या ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश को मजबूत करने में इन लोगों का योगदान है। साथ ही इन लोगों ने इस प्रकार का शासन व्यवस्था किया जिस शासन व्यवस्था से यहाँ के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित होने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत इन लोगों का योगदान है। ठीक है ना। हालांकि वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया गया व्यक्ति है, लेकिन फिर भी आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय। पहले होता था गवर्नर, लॉर्ड क्लाइव जो बना, गवर्नर के बाद क्या बना? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल क्यों बना? किसके कारण? रेगुलेटिंग एक्ट के कारण। ठीक है। उसके बाद कौन आया? वायसराय। समझ गया ना। तो फिर बंगाल प्रांत का वायसराय होने लगा, फिर पूरे भारत का वायसराय बना। समझ गया ना। उसमें भी कंफ्यूजन था कि विदेशी अंग्रेजी कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारतीय कौन था? पूरे भारत का सी राजगोपालाचारी। लास्ट में हम लोग ही ना पढ़े थे कल। चलिए आज हम लोग पहले गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे, जिनका नाम क्या है? वारेन हेस्टिंगसन। वारेन हेस्टिंगसन का कार्यकाल 1772 से 1785 ईस्वी तक रहा। इन्हीं के शासनकाल में 1773 में, ये पहले क्या थे? गवर्नर थे। क्या थे? इन्हीं के शासनकाल में 1773 में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर है। तो ये आखिरी गवर्नर भी थे और पहले गवर्नर जनरल थे। क्लियर है। इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया। ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कल से ही बार बार बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। क्यों हुआ? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग किसके शासनकाल में आया? बंगाल के गवर्नर के शासनकाल में। गवर्नर का नाम था वारेन हेस्टिंग्स। समझ में आया। पारित हो जाने के बाद तब वो क्या बन गए? गवर्नर जनरल। एनी प्रॉब्लम? इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा स्थापित बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गया। द्वैध शासन प्रणाली क्या था? आप लोगों को हम पढ़ाए थे। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस एरिया से टैक्स लेती थी। ठीक है ना। और वहां के राजा भी उस एरिया से क्या करता था? टैक्स लेता था। यानी दोनों में जब लड़ाई हुई तो दोनों क्या कर दिया? अंग्रेजों से कंपैक्ट हो गया। मुगलों के द्वारा अंग्रेजों पे क्या हो गया? कंपैक्ट हो गया, और फिर निर्णय ले लिया कि तुम ही वसूलो और हम भी वसूले। लेकिन लॉर्ड क्लाइव का जो ये व्यवस्था बना हुआ था उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और साथ ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए पेंशन को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। मतलब शाह आलम द्वितीय को जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? पेंशन दे रही थी, उस पेंशन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। मतलब तुम्हें पैसा वैसा मिलेगा नहीं। मतलब पूरा ताकत में आ गया था ब्रिटिश। अब क्या आ गया था? पूरे ताकत में आ गया था। अब मुगलों का कोई, ठीक है ना बच्चों, नए वाले एनसीईआरटी में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य को हटा दिया है। ठीक है ना। शायद राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, हिंदू मुसलमान वाली बात, ठीक है ना, ताकि ये सब पढ़ाया ही ना जाए और बच्चे जाने ही ना कि कौन क्या कराया है। मतलब इतिहास को यहाँ से गायब करो, हटाओ, रफू चक्कर करो। ठीक है। वो कल ही एनसीईआरटी में एक्ट में पारित हुआ है। ठीक है। तो हम लोग तो अभी मेडाइवल मतलब पूरा उसी पे जिंदा है। अगर ये हटाया जाएगा तो हमको लगता है मेडाइवल का कुछ नया पार्ट, ठीक है ना, एक नया संकट हम जैसे विद्यार्थियों के लिए आ गया है। ठीक है। क्योंकि नया संकट इसलिए क्योंकि फिर से अब मेडाइवल को क्या करना पड़ेगा? पुचारा करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा कि अब मेडाइवल कैसे मजबूत होगा। वहां से जब हटाया जाएगा तो फिर दूसरा सिलेबस क्या करेगा? मराठा को और पढ़ाएगा, शिवाजी के बारे में और डेप्थ में लेके जाएगा, शिवाजी कौन कौन क्या क्या किया खूब लेके आएगा। लेकिन क्या शिवाजी को जब लेके आएगा तो क्या मुगलों को नहीं पढ़ना पड़ेगा? वहां भी तो लड़ाई देखना पड़ेगा कि शिवाजी कैसे
दोस्ती का हाथ बटाया, शिवाजी को कैसे किडनैप किया, ठीक है ना, फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सब क्या है कि राजनीति का पार्ट है, एक गया दूसरा आया, चल रहा है। इस अधिनियम द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब याद हो गया, सर्वोच्च न्यायालय मतलब पहले हमारा अभी सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है ना, पहले कब कहाँ था, कोलकाता में, क्योंकि उधर ही था राजधानी। तो राजधानी बनाया गया था कब, 1774 में, जिसे मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा इम्पो को नियुक्त किया गया, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश के पद पर चेम्बर्स, नाम क्या है, लिमेस्टर और हाइडे को नियुक्त किया गया। ध्यान से सुख, ये ध्यान में आपको रखना है कि 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, कब बच्चों, 1774 में, 74 में कलकत्ता में बनाया गया। और इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 न्यायाधीश, मतलब 4 जजेज का बेंच बनाया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 3 साइड वाले नियुक्त कर दिया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, और 3 को कौन है, एक चेम्बर्स, एक लिमेस्टर और तीसरा का नाम क्या है, हाइडे को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के काल में मुस्लिम शिक्षा के लिए 1781 ईस्वी में कलकत्ता में क्या बनाया गया, एक मदरसा बनाया गया। आप सबको पता है कि मुसलमानों की तालीम जरूरी होती है, और उनकी तालीम देने के लिए, ठीक है ना, अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपने तरफ हो सकता है आकर्षित करने के लिए, फिर उन्होंने क्या किया, एक मदरसे की स्थापना की। कब, 1784 में, 1781 में। 1782 में जोनाथन डंकन के प्रयास से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। 1782 यानी 1782 में पहला संस्कृत विद्यालय क्या कर दिया गया है, खोला गया बनारस में। 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ये वाला लाइन याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, सर विलियम जोन्स। कब स्थापना हुआ, 1784। अब ये वाला लाइन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम में ये आता है कि बनारस में जब संस्कृत विद्यालय का निर्माण हुआ तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। तो हमको ना इसको पढ़ने से ज्यादा टाइम पीरियड याद रख लें कि वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक है। वो टाइम में अगर कोई डेट देता है तो हम उससे क्या करेंगे, पकड़ लेंगे कि इतना टाइम में वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था, तो इतना में तो पक्का वही रहा होगा। वरना आप याद कर सकते हैं, मदरसा बनवाया, क्या बनाया, मदरसा बनाया, संस्कृत विद्यालय की निर्माण किया गया है, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1781 में बना है। कौन सा मदरसा, 1782 में हम लोग क्या बना दिए, एक कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, और 1784 में एथलिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इन्हीं के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। ये लाइन समझ रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए वन लाइनर टाइप का सीधे लिखा हुआ है कि किसके शासन काल में भागवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। भागवत गीता इज नॉट अ बुक, इट इज द की पॉइंट ऑफ नॉलेज, इट्स से अबाउट बाय द चार्ल्स विल्किंस because he translate into Sanskrit to English in the ruling Governor General of Warren Hastings time period like 70-85 at most। इन्हीं के काल में 1776 में एक संस्कृत में एक पुस्तक कोड ऑफ जेनेटो लॉ को प्रकाशित किया गया। इन्हीं के काल में फतवाए आलमगीरी जो मुस्लिम कानून से संबंधित पुस्तक थी, जिसे औरंगजेब के आदेश पर तैयार किया गया था, उसका अंग्रेजी में क्या कर दिया गया था। ये फतवा क्या होता है, फतवा एक इस्लामिक वर्ड होता है जिसके अनुसार कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति उस नियम कानून का उल्लंघन करता है, समझ रहे हो, उस नियम कानून का उल्लंघन करने के बाद उसी अनुसार उसे सजा की जाती है,
और उसे इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। अर्थात इस्लाम में सो कॉज करा जाता है कि तुमने अल्लाह के पैगंबर के दिखाए हुए रास्ते के विपरीत काम किया है, इसलिए तुम्हें इस्लाम में रहने का कोई हक नहीं है और तुम्हें इस्लाम से खारिज किया जाता है। ठीक है, अब तुम्हें फिर से इस्लाम कबूल करना होगा तो ठीक तुम्हें दंडित किया जाएगा, तुमको सजा भोगना होगा और फिर तब तुम इस्लाम कबूल करने लायक होगे। बहुत सारे प्रोसेस होते होंगे, जैसे होता है ना, हम लोग में गंगा जल पिला देता है, ठीक है ना, और क्या क्या प्रोसेस करवाता है, कर्मकांड करवाता है, छौर कर्म करवाता है, फिर वापस लेता है। तो लोगों में कुछ इस तरह की व्यवस्था होती होगी। उतनी हमें डेप्थ में जानकारी नहीं है कि कौन कौन से, चूंकि ये मौलाना का मसला है, लेकिन इस मसले से मैं इतना ही बता सकता हूं कि फतवा इस्लाम से खारिज करने का एक क्या है, तरीका है, एक किताब है, एक कुंजी है, और उसमें यह बताया जाता है कि आपने इस्लाम से क्या किया है। जैसे आप किसी की बेटी हैं, ठीक है, और आप अमर्यादित काम करने लगे बेटी के मर्यादा से बाहर। बेटी की मर्यादा क्या है, जैसे मान लीजिए रोड पर आप खूब डांस कर रहे हैं सुबह सुबह प्रतिदिन, पागल की तरह कर रहे हैं, ठीक है, कैसा जो ना करना चाहिए काम वो करने जा रहे, तो आप बेटी की मर्यादा को क्या कर दिए, तार तर कर दिए। तो आपके पिताजी बोले कि क्या जाओ आज से तुम्हारी बेटी नहीं, घर से भागो। ऐसी स्थिति को ही कहते हैं फतवा इस्लाम में। तो वही जैसे मुसलमानों में डीजे बजाना बैन है, ठीक है ना, इस्लाम के खिलाफ बोलना बैन है, यहां तक कि तरह तरह के जो हम लोग क्रियाकलाप जो आजकल बढ़ावा हो रहा है मुसलमानों, वो सारे चीज क्या है, बैन किए गए। रंग नहीं लगाने हैं, ये नेल पेंट नहीं लगाने हैं, सिंदूर नहीं लगाने हैं, संदा लगाना है, इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन क्या होता है, उसका ऑपोजिट है, खुल्लम खुला नहीं रहना है, महिलाओं को हिजाब में रहना है, ठीक है। एक पत्नी को बिना तलाक दिए हुए दूसरे पत्नी को आप अपना नहीं सकते, निकाह नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आप पत्नी को तलाक 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 कह दिए तो बिना उस दोबारा उससे निकाह किए हुए फिर आप उसको घर में नहीं रख सकते हैं। जैसे मुंह से बोल दिए कि जाओ हम तुम्हारा आज पत्नी नहीं है, कबूल है कबूल है कबूल है, या फिर तलाक तलाक तलाक, तो मुंह से बोले तो बिया हो गया, मुंह से बोले तो पत्नी नहीं। अब उसके लिए फिर क्या कराना होगा, ठीक है ना, फिर दोबारा शादी करना होगा। दोबारा शादी करने का मतलब डायरेक्ट शादी नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। उसकी क्या व्यवस्था है, ठीक है ना, आपको किसी भी मजाकी रिलेशन वाले से क्या करना पड़ेगा, शादी करना। मजाकी रिलेशन मतलब या तो जीजा से करना है या किसी ऐसे जो मजाक का रिलेशन, उनसे जाकर के शादी करना है, उसके साथ कुछ दिन रहना है, फिर वो आदमी तलाक देगा, तब फिर तुम्हारे पास वापस आएगा, फिर तुम्हारा उसका निकाह होगा, फिर पति पत्नी रहो। यानी एक आदमी 2-3 जगह जाकर सर्कुलेट हो गया। ये नियम है कि ऐसे अनुभव कराया जाए कि आपका कोई प्रिय वस्तु किसी दूसरे के पास जाता, अब मान लो उसके पास गया, उसी के पास, अब वो तलाक नहीं देगा, तब अटक गया और दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सारी व्यवस्था है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि सारे धर्म का अपना अपना रूल है, लोग इसको मजाक के नजरिए से देखता है, लेकिन इसको बहुत डेप्थ अध्ययन करिएगा तो एक तरह का दंड देने का प्रावधान है कि तुम जिस वस्तु का वैल्यू नहीं समझ रहे थे, अब तुमको पता चलेगा क्या होता है वैल्यू। जब तुम्हारे पास से जो चीज चला जाएगा तब ना उसका तुम वैल्यू समझोगे, ठीक है ना। उसको दूर भेजा गया, तरपन जब होगा, आज जब तुम सोओगे, जब बेड खाली पड़ा रहेगा, तुमको याद आएगा सीन सब, तब समझ में आएगा कि ओह क्या चीज होता है, और फिर दिमाग में आएगा कि वो तो हमारी बीबी कहीं और किसी के साथ होगी, तब तुमको समझ में आएगी इंपॉर्टेंस के। अच्छा सवाल है। रूल बनाया गया है कि वो सरवाइव कर सकता है, ठीक है ना। कि जैसे मान लो कि ऐसा तो नहीं है कि जो आदमी इस तरह का मजाकी होगा वो जीवन में कुंवारा ही रहेगा, उसको तो पहले से बीवी होगा। तो इस बीवी को ले जाकर ऐसा नहीं है कि पत्नी का दर्जा देना है, समझ रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं, बस ले जाना है और रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बीवी का दर्जा दे देना है, ठीक है। बस ये उसको दंडित करने का कि तुमसे कुछ दिन छीन लिया जाएगा, दूर रखा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा बीवी का दर्जा दे। अब तो आदमी का ईमान का कुछ नहीं है, अब कोई कुछ भी करता होगा, इसका क्या हम दे सकते हैं। बस जितना जानते हो उतना मैं बताओ, हो सकता है इसमें कोई त्रुटि हो। तो औरंगजेब ने क्या किया था, मुसलमानों पर सख्त नजर रखता था, मुसलमानों की संख्या बढ़ाने में उस तो बहुत आगे था। जो मुसलमान का कानून के खिलाफ थोड़ा भी गया
वो सब फतवा जारी करता था, ठीक है, यही लिखता था। फतवाए आलमगीरी जो मुस्लिम कानून से संबंधित है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया, क्योंकि देखो मैटर जस्टिस का है, मतलब न्याय का है। मान लो किसी मुसलमान औरत को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए और जाकर कोर्ट में जाकर केस कर देगा केस, अब उसको न्याय कैसे मिलेगा जब ये फतवा का रूले नहीं पढ़ेगा? तब उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, जजेज को क्या किया गया, दिया गया ताकि वो पढ़े समझे कि इसका रूल ये है और ऐसे ऐसे करने पर ऐसे दंडित किया जा सकता है। जैसे कानून के नज़र में 3 तलाक बिल यहाँ बंद हो गया, 3 तलाक बिल आया ना भारत में, 3 तलाक कानून, लेकिन पहले नहीं था। तो मुसलमानों की डॉरी सिस्टम का केस अलग होता था, हिंदुओं का डॉरी सिस्टम का केस अलग होता था। हम लोग में संपत्ति का अधिकार अलग है, उन लोग में संपत्ति का अधिकार अलग है, ठीक है ना। जैसे हम लोग जो चलते हैं कि हम लोग का कंसेप्ट है संपत्ति में कि बहन को हो सकता है, यानी माँ अपने भाई में से हिस्सा जा करके ले सकती है, लेकिन जब माँ खत्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग का अथॉरिटी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। जब फुआ कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिलाई तो अगले पीढ़ी में वो अपने नाम करा लेगा और फिर स्थिति क्या हो जाती है, समान हो जाती है। समझ रहे कि नहीं समझ? लेकिन उन लोग में नहीं, उन लोगों को नाती का भी अधिकार होता है। बस समझ रहे हो ना, चलता रहता है पीढ़ी, मतलब प्राण छोड़ा देगा, कोई उपाय नहीं है। हम लोगों में ऐसा है कि दूर के रिश्तेदार भी सेम गोत्र का भी हो जाता है तो हम लोग शादी वादी नहीं करते उसके यहाँ। उन लोग में एक छाती से अगर दूध नहीं पिया है तो जायज है, मतलब अपने माता पिता का संतान नहीं हो, चाचा का बेटी हो, फुआ का बेटी हो, मामा का बेटी हो, सबसे लोग निकाह कर लेता है। क्यों करता है, क्या करता है, इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, ठीक है ना, ये सब अपना प्रोसेस है, ठीक है ना। जो प्रथा पहले से बनती आ रही है, बहुत लोग इसका मजाक भी उड़ाता है, हालांकि ठीक बात नहीं है हम लोग के नज़रिए से, उन लोग के नज़रिए से क्या है ठीक होगा। जैसे मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा बहस जब कर रहा था तो मैं एक आदमी से पूछा था कि आप मांस खाते हैं, तो बोला हाँ खाते हैं। किसका मांस खाते हैं? तो मुर्गी खा लेते हैं, खस्सी का खा लेते हैं, मछलियों खा लेते हैं, अंडों खा लेते हैं। अच्छा बात, कैसा लगता है? बहुत टेस्टी लगता है। अगर उसी की जगह पर हम आपको गाय का मांस देते कैसा लगेगा? गर्मा गया। अब वहां पे एक शाकाहारी आदमी था, उससे पूछे कि आप कुछ खाते हैं? बोले कुछ नहीं खाते हैं। बोले कि आपको अगर अंडे दे दिया जाए खाने के लिए तो काहे नहीं खाइएगा? ना ना, बहुत बेकार चीज होता है। अब समझ में आ रहा है? अब आप क्या खाते हैं? तो हम जितना साग सब्जी है सब खाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं। एक और आदमी से पूछे कि आप दूध पीते हैं? नहीं ना, हमारा दूध तो बहुत उल्टी रेखा मन करने लगता है। शाकाहारी में भी तरह तरह का शाकाहारी है कि दूध से मन भनकने लगता है, किसी को दही से प्रॉब्लम है। कहने का अर्थ ये है कि हम लोग का जो प्रथा बना हुआ है, जो खाने में हम लोग आदत लग गया, सूटेबल हो गए, वो खाने में न हमको घिन आएगा, न वो काम करने में घिन आएगा। कोई चीज जो हो रहा है वो हमको अनकंफर्ट होगा ही नहीं। बात हमारी समझ में आ रही है? उसी प्रकार अगर वो शुरू से इस्लाम के रूल में चलता आ रहा है तो लोगों क्यों खराब लगेगा? वो तो नियम बनता आ रहा है। जो आदमी शुरू से मांस नहीं खाया उसको एक बैग मांस खिला तो उसका चलेगा? खाएगा वो? नहीं, उसको उल्टी उल्टी होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रथा में ऐसा नहीं है। तो जिसके प्रथा में जो आ गया है वो चलेगा, चलता रहेगा। यही है मानव साइकिल, आदमी का यही रीति रिवाज है। इसको आप ऐसे ही समझिए। जो गलत कर रहा है, जो हो रहा है, जिसको जो करना है करने दीजिए। आने वाले समय में बस वही दैहिक संबंध रह जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भाई बहन दिस डेट के संबंध अब तो देखते ही रहते हो तो लोग, फुआ, भतीजा, ससुर, देवर, कोई कोई लेके, कोई पुतोह, कोई कोई लेके भाग जा रहे हैं, मास्टर स्टूडेंट, ठीक है ना। ये भी बोलना भूल गए थे, ठीक है ना। तो ये भी देखने को मिलता है कि टीचर स्टूडेंट को लेकर भाग गया, कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि स्थिति अब बद से बदतर है। तुम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कौन क्या कर सकता है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। एट नॉनसेंस, किसके दिमाग में क्या चल रहा है तुम अनुमान नहीं लगा सकते। खैर, हम लोग कहाँ से कहाँ तक चले गए, हम लोग को यही कॉन्सेंट्रेट करना है। औरंगजेब जो है एक फतवा का किताब बनाया था, उसका नाम क्या है बच्चों? फतवाए आलमगीरी। और फतवाए आलमगीरी जो मुस्लिम कानून था, पुस्तक था जिसे औरंगजेब के आदेश पर तैयार किया गया था, उसका अंग्रेजी में क्या कर दिया गया?
अनुवाद किया गया। इन्हीं के काल में रूहेला युद्ध 1774 में और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1752, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में लड़ा गया। जहां पर भी आंग्ल लिखा हो उसका मतलब होता है अंग्रेज। जहां पर भी आंग्ल लिखा हो तो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो लड़ाई हुई है, ठीक है ना, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो लड़ाई हुई है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है? 1775 से 1782। क्वेश्चन फिर कब आएगा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ तो उस समय के कौन थे? क्या बोलिएगा? यही। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में लड़ा गया। इन्हीं के काल में ठेकेदारी व्यवस्था प्रारंभ किया गया, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त के रूप में परिवर्तित कर दिया। कौन सा व्यवस्था बच्चों? ठेकेदारी व्यवस्था। ये ठेकेदारी समझते हो? जैसे आप लोग 11th में 12th में पढ़ाई पढ़ रहे होगे ना, तो हमारा और आपका बॉन्ड ठेकेदारी वाला था। ठेकेदारी कहने का मतलब कि सिलेबस कंप्लीट हुआ, ये काम कंप्लीट कर देंगे, इतने टाइम में इतने पैसा दे देना। ठेकेदारी कहने का मतलब जब कोई काम एक निश्चित टाइम पीरियड में पूरा करने का जिम्मेवारी लेते हैं और इतना सब कुछ तय कर लेते हैं कि ये इतना में कर देंगे, उसी को बोलते हैं ठेकेदारी। लॉर्ड क्लाइव ने क्या कर दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे अस्थायी बंदोबस्त का नाम दिया, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा अस्थायी बंदोबस्त क्या है। इन्हीं के काल में कलेक्टर के पद का सृजन किया गया। कलेक्टर जानते हैं ना? एक ब्राह्मणी बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार ने 1775 ईस्वी में आरोप लगाया कि वारेन हेस्टिंग मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए नवाब के संरक्षण बनाने के लिए घूस लिया था, किंतु आरोप प्रमाणित नहीं होने पर नंद कुमार को क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। ये लाइन एग्जाम का है, अच्छे से समझिएगा कि एक बंगाल का ब्राह्मण नंद कुमार ने 1775 में आरोप लगाया कि वारेन हेस्टिंग मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपया नवाब का संरक्षण बनाने के लिए घूस लिया था, किंतु यह आरोप प्रमाणित न हो सका। और जब आरोप प्रमाणित नहीं हो सका, जिसके कारण उसे क्या दे दिया गया? आजकल हम लोग के यहाँ है कि आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो आप पर मानहानि का केस करता है। क्या करता है? मानहानि का केस करता है, ठीक है ना, कि मेरे इज्जत पर उछाल हुआ, उसके अंदर उसका कार्रवाई की जाती है। बात समझ में? अगर प्रूव नहीं कर पाओगे तो मानहानि पर आपका केस चलेगा। इन्हीं के काल में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट को लाया गया। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट तो आया ही, उसके साथ कौन सा आया बच्चों? ईस्ट इंडिया एक्ट भी आ गया। वारेन हेस्टिंग पर बनारस के राजा चैत सिंह से बिना वजह अधिक रुपया मांग करने एवं अवध के खजाना लूटने का आरोप लगाया गया था। मतलब बहुत ज्यादा टैक्स लेने की बात आती है। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंग ने त्याग पत्र देकर जब इंग्लैंड पहुंचा, तब बर्क द्वारा उन पर महाभियोग लाया गया, किंतु महाभियोग का प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया। इस तरह से वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था जिन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। महाभियोग प्रस्ताव मतलब हटाने का प्रस्ताव। तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे जिस पर क्या लाया गया? महाभियोग भी लाया गया। वो क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया एक्ट जो है उसमें बहुत सारी कमियां थी जिसके विरोध में उतर गया। बोले ये सब का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के काल में जो पारित हुआ है। जैसे देखो, हम तुम्हारे कमी को देख सकते हैं, अपने कमी को नहीं देख सकते। हमारी कमी को तुम ही देखोगे। कोई आदमी कितना सुंदर हो, चाहे कोई आदमी कितना कुरूप हो, उसको पता नहीं है। वो अलग बात है, लड़की लोग को अपना रहता है कॉन्फिडेंस कि हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन आप कितना सुंदर है और कितना कुरूप है ये आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा। आपको कोई देखेगा फिर डिसाइड करेगा कि आप कैसी दिखती हैं या दिखते हैं। समझ में आया? सर जॉन मैकफर्सन एक की अस्थायी नियुक्ति कर दी गई। अब ध्यान दो, सुनो। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? विरोध किया, त्याग पत्र दे दिया, बोला हमको नहीं रहना है। इस पर हटाने के लिए महाभियोग लगाया गया।
उसके बाद एक अस्थायी पर नियुक्ति कर दिया गया। नाम क्या है? सर जॉन मैकफर्सन। अभी वो पद खाली नहीं रहेगा गवर्नर जनरल का, किसी आदमी को बैठा देते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे? परमानेंट नियुक्ति करेंगे। दूसरे नाम आता है किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कितना है बच्चों? 1786 से लेकर के 1793। ठीक है, इनके काल में कौन कौन सा काम हुआ है? काम याद रखेंगे। पहला काम, इन्होंने न्यायिक क्षेत्र में फौजदारी अदालत को समाप्त कर दिया और 4 भ्रमणशील अदालत की स्थापना की। साथ इन्होंने कहा अब हिंदू मुकदमे की सुनवाई हिंदू विधि या कानून से, मुस्लिम मुकदमे की सुनवाई मुस्लिम विधि से किया जाएगा। मैं आपको पहले बता दी कि हिंदुओं का कानून अलग है, मुसलमानों का कानून अलग है। अब का कानून हिंदू मुसलमान दोनों के लिए बराबर है। मुसलमानों का कानून अलग, हिंदुओं का कानून अलग। ऐसा किसने कहा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इन्हीं के काल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। 1793 में एक कानून नियम संहिता बनाया गया जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा गया, जो शक्तियों को पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत मतलब जैसे होता नहीं है कि ये फलाने सब्जेक्ट के हैं, ये फलाने सब्जेक्ट के हैं, वो फलाने सब्जेक्ट के। तो तुमको मैथ में प्रॉब्लम होगा तो उसके पास जाओगे, साइंस में प्रॉब्लम होगा तो इसके पास आओगे, संस्कृत में प्रॉब्लम होगा तो इसके पास आओगे, सोशल साइंस में प्रॉब्लम हो तो उसके पास जाओगे। लेकिन ये सब एक ही आदमी के पास शक्ति है और तुमको सब सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो गया तो तुम उसके पास आओगे। एगो में पूछ लिए, दूसरा में पूछ ले, कूद कुंवर के, तीसरा में, चौथा में हिम्मत नहीं करे पूछेगे। वही आदमी कथी पूछिए कि तो खाली क्वेश्चन नहीं पूछा सर, कोई तरह काम ना हो। तो लोड क्या होता है? एक आदमी पर ज्यादा पड़ जाता है। तो उस लोड को कम करने के लिए, उस लोड की विधि व्यवस्था करने के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों? कॉर्नवालिस कोड लागू किया, जिससे क्या हुआ? शक्तिकरण क्या हुआ? पृथक्करण, मतलब शक्ति का क्या हुआ? अलगाव हुआ। उसी का सिद्धांत पारित हुआ। भारत में सिविल नागरिक सेवा का नींव इन्हीं के द्वारा डाला गया, अतः कॉर्नवालिस को सिविल नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। समझ गए? सिविल सेवा अर्थात वही जिसके बारे में आप सुनते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे। सुभाष चंद्र बोस आगे आएंगे। सुभाष चंद्र बोस आईएएस की परीक्षा इंटरव्यू दे रहे थे। सुभाष चंद्र बोस से पूछता है कि बोस क्या नहीं कर सकता? बोलता है बोस सब कुछ कर सकता। तो एक छोटी सी रिंग, एक छोटी सी अंगूठी, बस समझ गया ना? इंटरव्यूअर जो होता है एक छोटी सी अंगूठी को क्या किया? जीवनी पढ़िएगा तब आपको ये सब सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो एक छोटी सी रिंग जो है वो इंटरव्यूअर क्या करता है? एक टेबल पर लेकर रख देता है। बोलता है सुभाष चंद्र बोस उसके अंदर से निकाल के बताओ। सुभाष चंद्र बोस अब तो टेंशन में आ गया, क्या करना होगा भाई? तो सोचने के बाद एक कलम उठाते हैं और एक पेज उठाते हैं, उसमें लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? उस अंगूठी में सुभाष चंद्र बोस को घुसाते हैं और बाहर की तरफ निकाल देते हैं। इंटरव्यूअर के सामने देते हैं, कहते हैं हाँ सुभाष चंद्र बोस बाहर निकल गया। कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, पहले इसी तरह उलझाता था। पहले तो आईएएस के पद पर या सिविल सेवा के एग्जाम में ना इंडियन का जल्दी कोई उपाय नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विद्वान लोग होने लगे, फिर अपनी विद्वता से लोगों को आकर्षित किया। होता ही है कि कितना भी आपके अंदर किसी को दबाने की क्षमता हो, लेकिन उसका नम्रता, उसका विनम्रता, उसका व्यवहार, उसकी क्वालिटी आपको आकर्षित करेगा। ठीक है ना? इसीलिए आदमी को विनम्र होना चाहिए। ठीक है, विनम्रता व्यक्ति के अंदर एक ऐसा पावर है जो बड़े से बड़े व्यक्ति को आपको अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। ठीक है ना? इसलिए आदमी को हमेशा विनम्र, शालीन, ठीक है ना, सलज बनना रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप सलजता में रहते हैं तो न चाहते हुए आपके लिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा से सोचेगा। समझ में आई? ताकि आपका उत्थान हो, आप बहुत आगे तक जाएं। कॉर्नवालिस भारतीय सिविल सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक बताया जाता है, लेकिन भारतीय सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कॉर्नवालिस ने पुलिस सुधार के अंतर्गत कंपनी के अधिकारियों का वेतन में वृद्धि करते हुए जिलों में पुलिस थाना की स्थापना करके उसमें एक दरोगा को प्रभारी बनाया गया था। इस तरह कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी जिला में एगो थाना,
आजकल हम लोग एक थाना तहसील कर देते हैं, इलाका को 4 5 7 8 गांव को कवर करने के लिए एक थाना देते हैं। उस जमाने में जिला में एक थाना दिया। इसके बाद 1793 में ही इन्होंने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त की लागू कर दी गई। अस्थायी बंदोबस्त कहने का मतलब जो जमीनें हैं वो बता दिया कि आपका है, आपका है, आपका, ऐसे बंदोबस्ती की बात आई। यह व्यवस्था कुल कृषि योग की भूमि का 19% भाग पर मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश एवं बनारस नहीं उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में लागू किया गया। बंदोबस्त सर जॉन सोर के मॉडल पर आधारित किया गया, जिसमें यह कहा जाता था भू राजस्व का 8/9 भाग कंपनी और 1/9 भाग जमींदारों को अपने पास रखने का अधिकार दिया गया है। अतः इस व्यवस्था को जमींदारी, इजादारी, मालगुजारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आज भी हम लोग मालगुजारी रसीद काटते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग बहुत कम टैक्स देते हैं, बहुत कम, जो फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा टैक्स होता था कि 9 का 1 भाग उसको देना है। अगला है रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी अनुपालन करने में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, यानी दोनों रिंग फेंस पॉलिसी को क्या किए थे, प्रतिपादित किए थे। ऐसा है कि सर जॉन सोर कौन थे? सर जॉन सोर भारत में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। इनके काल में 1793 में चार्टर एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना, बार बार कह रहे हैं वो नाम अच्छे से याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना, जिसने कॉर्नवालिस कोड बनाया, पुलिस को डेवलप किया, सिविल नाविक सेवा का जनक माना गया, समझ में आया, पुलिस का जनक माना गया, जिला में एक थाना खोला। ये सब बात अपने दिमाग में रखोगे। अब यहाँ पे क्या कहता है, चार्टर एक्ट पारित किया गया। इनके काल में 1795 निजाम एवं मराठा के बीच में खुर्दा का युद्ध लड़ा गया। तो खुर्दा का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया है? निजामों और मराठाओं के बीच। और उस समय के यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? सर जॉन सोर। अब अगला नाम है लॉर्ड वेलेजली का, ठीक से पढ़ना, बेलज्जी मत पढ़ देना, वेलेजली, ठीक है ना। लॉर्ड वेलेजली को बंगाली शेर के नाम से प्रसिद्ध थे। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। भारत में सहायक संधि का सबसे पहला प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। इन्होंने 1798 में सहायक संधि को आरंभ किया और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य हैदराबाद, जिन्होंने 1798 संधि पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। ये सहायक संधि क्या होता है? जैसे हम अपना प्रस्ताव लेकर के आपके गए और ऐसा प्रस्ताव जिसमें आपका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। जैसे ये हमारी जमीन की छोटी सी टुकड़ी है और किसी आदमी का एक यहाँ भी है और यहाँ किसी और का है, तो हम दोनों आदमी मिलकर के इससे मैनेज करेंगे, ठीक है ना, और इसमें थोड़ा सा जमीन दे देंगे और यहाँ तक रोड निकालेंगे, तो इससे हम सबको फायदा हो गया। हम काम ऐसा करें जिससे सबको मुनाफा हो और मतलब कोई बात मान जाए, वैसे को बोलते हैं कौन सा संधि बच्चों? उसी तरह हैदराबाद को मिलाया गया है, आप लोग को सबको याद है, ठीक है, सहायक संधि के द्वारा। 1799 मैसूर एवं तंजौर के में अवध 1803 में पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया। इन्हीं के काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ध्यान सुनना, पहला और दूसरा किसमें हुआ है? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। तीसरा हुआ है किसके शासनकाल में? एक पहले था शेरे, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, इसके पहले जो हम लोग बोलते सर जॉन शेर में, ठीक है ना। और जब हम लोग बात करते हैं चौथा का, तो चौथा आंग्ल मैसूर जो हुआ है वो कब हुआ है? 1799 ईस्वी में, जो चतुर्थ हो गया है। नहीं, तीसरा तो उसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी। लॉर्ड वेलेजली ने सिविल सेवा की ट्रेनिंग के लिए भारत में एक ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की। किसकी? सिविल सेवा की ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की, जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया। इन्हीं के काल में 1801 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी को भी सृजित किया गया है। इन्हीं के काल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1800 कितने में 6 में लड़ा गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे सर जॉर्ज वाले के बारे में।
1806 में बेल्लौर में सैनिक विद्रोह हुआ जिसमें कई अंग्रेजों की हत्या कर दी गई थी। इनका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लॉर्ड मिंटो का थोड़ा जान लो। लॉर्ड मिंटो का याद रखते हैं, यही वाला लाइन का है कि अमृतसर की संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो में। इन्हीं के काल में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह एवं अंग्रेजी सेनापति चार्ल्स मेटकॉफ के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई, जिसके द्वारा सतलज नदी को पंजाब राज्य एवं अंग्रेजी राज्यों की सीमा रेखा मान लिया गया। अब अगला नाम आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, एक है वारेन हेस्टिंग और सीधे क्या है, हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1813 में चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को सीमित किया गया। अब इस कंपनी को भारतीय, चाय एवं चीन देश के साथ व्यापारिक एकाधिकार छोड़कर शेष सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। साथ ही इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों के शिक्षा, साहित्य एवं विज्ञान की प्रगति के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। ठीक है ना, कि अगर कोई भारतीय है उसके शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे। सोचो ना, उस जमाने में 1 लाख रुपया बजट में आता था शिक्षा के लिए। कितने लाख रुपया लग रहा है कि एक और लड़का को पढ़ाना है आज के समय में। ठीक है ना, कितना शिक्षा का व्यवस्था किस तरह का रहा होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों को समाप्त करने के लिए अपने सेना को 2 भागों में बांटा। एक भाग का नेतृत्व खुद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया, दूसरे भाग का नेतृत्व हिलसॉप के द्वारा किया गया और अंततः पिंडारियों का अंत हो गया। ये पिंडारी कौन था, तो पिंडारी जो है मराठा सेना का एक हिस्सा था, जो मराठा शक्ति को समाप्त हो जाने के कारण गुरिल्ला पद्धति के द्वारा या छुप छुप कर वार करने में अंग्रेजों से बदला ले रहा था। समझ गया ना, गुरिल्ला पद्धति मतलब क्या होता है, जैसे नुका नुका डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ, किधरों गया 4 गो अंग्रेज तो उसको लुढ़का दिया, फिर उधर गया 4 गो तो उधर से लुढ़का दिया। मार कौन रहा है पता सबको है, लेकिन डायरेक्ट कभी युद्ध नहीं हुआ। उसी पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरिल्ला पद्धति। गुरिल्ला पद्धति का संबंध किससे होता है, छुप छुप के लड़ाई करने को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरिल्ला पद्धति। ठीक है, अगला नाम है पिंडारियों के नेता चीतू वासील अहमद करीम खान थे। पिंडारियों के नेता कौन थे, चीतू थे, वासील अहमद करीम खान, जिसमें से करीम खान ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, वसील अहमद ने आत्महत्या कर लिया एवं चीतू को जुगल में शेर ने मार दिया। यानी चीतू को शेर मार दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ही मद्रास में 12 महल के क्षेत्र में सर थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, जो भारत के कुल भूमि का 51% भाग पर लगाया गया। इस व्यवस्था में सीधे किसानों से राजस्व वसूली किया जाता था। ये याद रखिएगा, राजस्व वसूली का थॉमस मुनरो के द्वारा कौन व्यवस्था लाया गया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब जिसका आप रैयत है, जिसका ये जमीन है, उस जमीन से 51% भाग सीधे किसान से टैक्स के रूप में लिया जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स विस्तारवादी नीति का पालन किया और इसके तहत प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, समझ रहे हो, मतलब अंग्रेजों और नेपालों के बीच में भी लड़ाई हुई ताकि वह और ज्यादा विस्तार कर सके, यानी नेपाल को हम लोग अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ। इस युद्ध की समाप्ति पे सुगौली की संधि हुई और इस युद्ध में अंग्रेजों को सफलता मिल गया। यानी सुगौली पर हम लोग संधि कर लिए, ये याद रखिएगा। सुगौली की संधि कब हुई है, 1814 से 16 के बीच में हुआ। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के पश्चात बंगाल का अगला गवर्नर लॉर्ड एम्सहर्स्ट बना। इन्हीं के काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। इन्हीं के काल में प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन का नियम भी बनाया गया। पहले ये वाला लाइन अच्छे से क्लियर कर लो। ये सुगौली कहाँ है बच्चों, सुगौली बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। सुगौली कहाँ है, बिहार में। जैसे आप पश्चिम चंपारण की तरफ बढ़ोगे तो पूर्वी चंपारण कंप्लीट होने के बाद सुगौली आता है। सुगौली से हम लोग नेपाल की तरफ बढ़ जाते हैं। सुगौली जैसे ही कन्वर्ट करोगे उसके बाद रक्सौल, थोड़ी दूरी पर आ जाता है रक्सौल, उसके बाद नेपाल बॉर्डर, ठीक है ना, वीरगंज से शुरू हो जाता है। बस हो गया ना। तो वहां तक ना हम लोग सुगौली की संधि कर ली और वहां तक हम लोग अंग्रेजों को क्या मिल गया, सफलता मिला। ठीक, अब अगला नाम आता है किसका, लॉर्ड एम्सहर्स्ट का। ध्यान सुनो कि इसी के शासन काल में प्रेस का क्या किया गया, स्वतंत्रता दे दी गई, उसके लगे हुए प्रतिबंध को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अगला नाम है
ये थोड़ा टफ हो जाता है बच्चों याद करना, ये बहुत टफ है, ठीक है ना, इसको तुम हल्के में नहीं लोगे, ये ना इसको थोड़ा डीपली जाकर के पढ़ोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ये एग्जाम में कभी नहीं था अकबर के बेटा फलान चिलान, उससे वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। वह इंटरेस्टिंग पार्ट रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम वाला पार्ट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जब भी शुरू हो तो आंख ऐसे खोल करके लगातार क्वेश्चन पर देखो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। हम इतना ही तक छोड़ रहे हैं, लॉर्ड्स एम्सवर्थ हम कल करेंगे। इतना ज़्यादा इसको ना, इस पेज को अच्छे से लिख करके एकदम बारीकी से अध्ययन करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिस्ट्री का पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए आप उसको अच्छे से देखोगे, ठीक है। यहीं तक हमारा ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक। देख रहे हैं